आज हम भारत की आज़ादी की लड़ाई की उन कहानियों में उतर रहे हैं जो जो अक्सर हमें मुख्य पन्नों पर नहीं मिलती। हमारे पास स्रोत है मैट्रियार्क्स ऑफ लिबर्टी, विमेन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और इसमें 10 ऐसी असाधारण महिलाओं की दास्तां हैं जिनके बारे में हम सोचते तो हैं कि हम जानते हैं, पर शायद शायद पूरी सच्चाई नहीं जानते। सही कहा आपने। ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है। ये इस बात की पड़ताल है कि आज़ादी की लड़ाई कितने कितने अलग अलग तरीकों से लड़ी गई। किसी ने तलवार उठाई, किसी ने कलम, तो किसी ने एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन चलाया। हर कहानी संघर्ष का एक अलग चेहरा दिखाती है। तो चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये समझना है कि उनके उन कामों का असर कितना गहरा था। शुरुआत करते हैं उस चिंगारी से जिसने पूरे देश को हिला दिया, 1857। और जब 1857 की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि उनकी कहानी खूब लड़ी मर्दानी वाली कविता से कहीं ज्यादा है। हम उन्हें एक योद्धा के रूप में जानते हैं, पर एक रणनीतिकार के रूप में कितना जानते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। उनकी लड़ाई सिर्फ बहादुरी की नहीं थी, बल्कि राजनीतिक अधिकारों की थी। वजह थी अंग्रेजों की एक बहुत ही चालाक नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते थे। हाँ, वेबकत का सिद्धांत। बिल्कुल, वेबकत का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर किसी राजा का अपना खून यानी कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसका राजपाट गया, सीधा अंग्रेजों का हो जाएगा। हाँ, उन्होंने रानी के गोद लिए बेटे दामोदर राव को वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। ये असल में झांसी पर कब्जा करने का एक कानूनी बहाना था। और रानी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जो बात मुझे हैरान करती है वो है उनकी आखिरी लड़ाई। झांसी के किले से बच निकलना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी, पर उसके बाद तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर जैसे मजबूत किले पर कब्जा कर लेना, ये तो एक मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो सिर्फ अपनी झांसी के लिए नहीं लड़ रही थी। ग्वालियर पर कब्जा करने का मतलब था विद्रोह को एक नया केंद्र देना, एक नई ऊर्जा देना। वो हार नहीं मान रही थी, बल्कि लड़ाई का नक्शा बदल रही थी। अच्छा। शायद इसीलिए जनरल ह्यू रोज, जो उनके खिलाफ लड़ रहा था, उसने भी उनकी मौत के बाद लिखा था कि विद्रोहियों में वो अकेली मर्द थीं। ये कोई तारीफ नहीं थी, ये उस समय के एक पुरुषवादी समाज की हैरानी थी कि एक महिला इतनी काबिल योद्धा और नेता कैसे हो सकती है। और 1857 में वो अकेली नहीं थी, एक और बेगम थी, हजरत महल अवध की। जब उनके पति नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने गद्दी से हटाकर कलकत्ता भेज दिया तो ऐसा लगा कि अवध की कहानी खत्म। पर असल में कहानी तो वहीं से शुरू हुई। हाँ, क्योंकि उस सत्ता के खालीपन को बेगम हजरत महल ने भरा। उन्होंने अपने छोटे बेटे बिरजिस कद्र को नवाब घोषित किया और खुद बागडोर संभाली। वो लखनऊ में विद्रोह का चेहरा बन गईं। और जो बात उन्हें सबसे अलग करती है वो है उनका आत्मसम्मान। जब अंग्रेजों ने उन्हें एक बड़ी पेंशन का लालच देकर समझौता करने को कहा तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब उनके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा बचाने की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये अपनी पहचान, अपनी संप्रभुता की लड़ाई थी। और शायद इसीलिए वो उन चंद बड़े नेताओं में से हैं जिन्हें अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाए। अच्छा। जब लखनऊ हाथ से निकल गया तो भी उन्होंने हार नहीं मानी। वो नेपाल चली गईं, लेकिन समर्पण नहीं किया। उनकी विरासत इस बात में है कि उन्होंने अंत तक अपनी शर्तों पर जीवन जिया। तो 1947 में हमने देखा कि लड़ाई हथियारों और किलों से लड़ी जा रही थी, लेकिन 20वीं सदी आते आते लड़ाई का तरीका बदल गया। अब कलम और आवाज हथियार बन चुके थे, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल थी सरोजनी नायडू। भारत कोकिला भी और एक स्वतंत्रता सेनानी भी, ये दो पहचानें एक साथ कैसे चलती थीं? यही तो उनकी खासियत थी। उनकी कविताएं सिर्फ सुंदर शब्द नहीं थीं, वो भारत की आत्मा को जगाने का काम कर रही थी। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड जैसी उनकी किताबों ने उस पीढ़ी के युवाओं को अपनी संस्कृति और देश पर गर्व करना सिखाया। तो मतलब उनकी कविता ही उनका पहला राजनीतिक भाषण थी। एक तरह से हाँ। और फिर उन्होंने उस कलम को छोड़कर सीधे मैदान में उतरने का फैसला किया। 1930 का धरसाना सॉल्ट वर्क्स का वो किस्सा, गांधी जी तो जेल में थे। उस वक्त उस खतरनाक मिशन की कमान सरोजनी नायडू ने संभाली। अब वो कोई आसान मिशन नहीं था। वो एक अहिंसक प्रदर्शन था जहां सत्याग्रही शांत खड़े थे और ब्रिटिश पुलिस उन पे लाठियां बरसा रही बेरहमी से। सरोजनी नायडू खुद वहां मौजूद थीं, लोगों का हौसला बढ़ा रही थीं। एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर
ने इस घटना को कवर किया और उसकी रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। दुनिया ने पहली बार अंग्रेजी राज का इतना क्रूर चेहरा देखा। तो सरोजनी नायडू की लीडरशिप ने इस स्थानीय विरोध को एक अंतर्राष्ट्रीय घटना बना दिया। और आज़ादी के बाद जब उन्हें संयुक्त प्रांत यानी आज के उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया, तो वो किसी राज्य की गवर्नर बनने वाली पहली महिला बनी। ये सिर्फ एक पद नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि अब महिलाएं सिर्फ आंदोलन नहीं करेंगी बल्कि देश भी चलाएंगी। बिल्कुल, ये उस दौर की महिलाओं के लिए एक नया रास्ता खोल रहा था। एनी बेसेंट का जिक्र आया तो ये भी बड़ा दिलचस्प किरदार है। एक आयरिश महिला जो भारत आती है और भारतीय स्वशासन की सबसे बड़ी आवाजों में से एक बन जाती है। ऐसा कैसे? वो थियोसॉफी से जुड़ी थी, जो भारतीय दर्शन और धर्मों से बहुत प्रभावित था। इसी सिलसिले में वो भारत आईं और यहीं की होकर रह गईं। उन्हें लगा कि भारत की असली आज़ादी उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागृति से आएगी। इसीलिए उन्होंने शुरुआत में होम रूल यानी स्वशासन की बात की। अच्छा, मतलब पूर्ण आज़ादी से एक कदम पहले की बात। हाँ, उनका आइडिया था कि भारतीय अपना देश खुद चलाएं, भले ही वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बने रहें। शिक्षा में उनका काम तो आज भी जिंदा है। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, जो बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की नींव बना। ये सोच कितनी दूर की थी। हाँ, क्योंकि वो मानती थी कि राजनीतिक आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक हम दिमागी तौर पर आज़ाद ना हो। और उनकी होम रूल लीग और तिलक की होम रूल लीग दोनों ने मिलकर जो काम किया वो कमाल था। लोगों को लगता है कि वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, पर ऐसा नहीं था। अच्छा, ये क्या बात हुई? मुझे तो यही पता था कि दो अलग अलग लीग थीं, पर उनकी रणनीति एक दूसरे की पूरक थी। बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज्यादा था, जहां बेसेंट की पकड़ कम थी। वहीं बेसेंट का प्रभाव पूरे देश के पढ़े लिखे वर्ग और थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेटवर्क पर था। तो अनजाने में ही सही, दोनों ने मिलकर लगभग पूरे भारत को कवर कर लिया। बिल्कुल। ये एक ऐसी जुगलबंदी थी जिसने स्वशासन की मांग को घर घर तक पहुंचा दिया। तो एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू भारत के अंदर रहकर लड़ाई को मजबूत कर रही थी, पर उसी समय एक और महिला थी जो भारत से हजारों मील दूर यूरोप की धरती पर भारत की आजादी का झंडा बुलंद कर रही थी। मैडम भीकाजी कामा। उन्हें भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। और ये खिताब बिल्कुल सही है। उनका मानना था कि भारत की आवाज को दुनिया के मंच पर उठाना होगा, और उन्होंने ये किया। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में वहां उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने भारत का पहला झंडा फहराया। उस झंडे की कहानी भी बड़ी अनोखी है। बहुत। उस झंडे में 3 रंग थे, हरा, केसरिया और लाल। ऊपर की हरी पट्टी में 8 कमल के फूल थे, जो उस वक्त के ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतीक थे। और बीच में वंदे मातरम। हाँ, देवनागरी में वंदे मातरम लिखा था। ये सिर्फ एक झंडा नहीं था, ये दुनिया के सामने भारत की एकता और आजादी का एक शक्तिशाली ऐलान था। एक ऐसे देश का झंडा जो अभी आजाद नहीं हुआ था। बिल्कुल। और वो सिर्फ भाषण नहीं देती थी, वो लंदन में दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं और अभिनव भारत सोसाइटी जैसे क्रांतिकारी समूहों को हर तरह की मदद देती थीं, पैसा, पनाह और प्रेरणा। तो एक तरफ विदेशों में ये क्रांतिकारी आवाजें थीं और दूसरी तरफ भारत में गांधी जी का अहिंसक आंदोलन जोर पकड़ रहा था। और इस आंदोलन की नींव में कुछ ऐसी महिलाएं थीं जो अक्सर बड़े नामों की छाया में रह जाती हैं। पहला नाम आता है कस्तूरबा गांधी का। अक्सर लोग उन्हें सिर्फ गांधी जी की पत्नी के तौर पर याद करते हैं, लेकिन क्या ये उनकी पूरी पहचान है? स्रोत तो कुछ और ही कहानी बताता है। बिल्कुल नहीं। वो खुद एक सत्याग्रही और नेता थीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुजरात के बोरसद का नो टैक्स अभियान। जब सारे पुरुष नेता गिरफ्तार कर लिए गए और आंदोलन बिखरने लगा, तब कस्तूरबा गांधी ने कमान संभाली। अच्छा। वो गांव-गांव घूमी, लोगों को इकट्ठा किया और आंदोलन को जिंदा रखा। उन्होंने सिर्फ गांधी जी का साथ नहीं दिया, कई मौकों पर उन्होंने गांधी जी को रास्ता भी दिखाया। और उनकी पूरी जिंदगी त्याग और संघर्ष में ही गुजरी। कई बार जेल गईं और उनकी मौत भी पुणे के आगा खान पैलेस में अंग्रेजों की कैद में ही हुई। उनका पूरा जीवन ही एक संदेश था। बिना किसी पद या अधिकार के कैसे चुपचाप रहकर देश की सेवा की जा सकती है, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी। और ऐसी ही एक और खामोश क्रांतिकारी थीं कमला नेहरू। वो अक्सर बीमार रहती थीं, लेकिन उनका जज्बा कभी कम नहीं हुआ। इलाहाबाद में उन्होंने जो काम किया वो कमाल था।
उन्होंने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकालकर आंदोलन का हिस्सा बनाया। वो महिलाओं के समूह बनाती थी और विदेशी शराब और कपड़ों की दुकानों के बाहर धरना देती थी। उस जमाने में एक महिला के लिए घर से निकलकर सड़क पर विरोध करना बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी। बहुत बड़ी। उन्होंने हजारों महिलाओं को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। और उनका सामाजिक काम भी तो था। उन्होंने घायल स्वतंत्रता सेनानियों के इलाज के लिए कांग्रेस की एक डिस्पेंसरी शुरू करने में मदद की, जो आज इलाहाबाद में कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, हाँ, उसी नाम से जाना जाता है। उनका योगदान सिर्फ राजनीतिक नहीं, मानवीय भी था। सही बात है। इन महिलाओं ने आंदोलन को एक नैतिक शक्ति दी। उन्होंने दिखाया कि आजादी की लड़ाई सिर्फ पुरुषों के जुलूसों और भाषणों तक सीमित नहीं है। गांधीवादी आंदोलन ने लाखों लोगों को जोड़ा, लेकिन 1942 आते आते करो या मरो का नारा गूंजने लगा। और इस निर्णायक मोड़ पर जब अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। इसका क्या मतलब था? ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों का प्लान था कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से ठीक पहले एक ही रात में कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए। 9 अगस्त 1942 की सुबह तक गांधी जी, नेहरू, पटेल समेत सब जेल में थे। अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने सांप का सिर कुचल दिया है, अब आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन वो गलत थे, क्योंकि ठीक उसी सुबह जब बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में हजारों की भीड़ जमा थी और कोई नेता नहीं था, तब एक महिला ने आगे बढ़कर तिरंगा फैला दिया। वो थी अरुणा आसफ अली। ये सिर्फ झंडा फहराना नहीं था, ये एक प्रतीक था कि जब सारे नेता जेल में हैं, तब भी आंदोलन जिंदा है। एक अकेली महिला के इस कदम ने पूरे देश को संदेश दिया कि अब नेतृत्व आम लोगों के हाथ में है, अब हर हिंदुस्तानी एक नेता है। और इसके बाद वो कई सालों तक भूमिगत रहीं। हाँ, पुलिस से बचकर आंदोलन को चलाती रहीं। वो 1942 के आंदोलन का चेहरा बन गई। और आजादी के बाद 1958 में वो दिल्ली की पहली मेयर बनी। और बाद में उनके निधन के बाद 1997 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। वाकई एक असाधारण जीवन। और 1942 में ही एक और अनोखा काम हो रहा था, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। जब अंग्रेज अखबारों पर सेंसरशिप लगा रहे थे, खबरें दबा रहे थे, तब कुछ लोग हवा के जरिए आजादी का संदेश फैला रहे थे। आप सीक्रेट रेडियो की बात कर रही हैं, उषा मेहता। ये आइडिया ही कितना कमाल का है। एक 22 साल की लड़की एक पूरा भूमिगत रेडियो स्टेशन चला रही थी। इसका नाम था कांग्रेस रेडियो। ये ब्रिटिश रडार से बचने के लिए बॉम्बे में लगातार अपनी जगह बदलता रहता था। जब लोगों तक सही खबरें नहीं पहुंच रही थी, तब ये रेडियो उन्हें गांधी जी और दूसरे नेताओं के संदेश सुनाता था, उन्हें आंदोलन से जोड़े रखता था, उनका मनोबल बढ़ाता था। तो ये सूचना के जरिए लड़ी गई एक लड़ाई थी। बिल्कुल। कहते हैं कि जब उषा मेहता को गिरफ्तार किया गया तो अंग्रेज अफसर हैरान थे कि ये पूरा क्रांतिकारी नेटवर्क एक इतनी कम उम्र की लड़की चला रही थी। उन्होंने उसे डराने, लालच देने की बहुत कोशिश की, पर उसने अपने साथियों का नाम नहीं बताया। कमाल है। और इस लिस्ट में हमारा आखिरी नाम एक कमांडर का है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट। हाँ, रानी झांसी रेजिमेंट की कमांडर। ये नाम ही अपने आप में कितना शक्तिशाली है। और ये सिर्फ नाम नहीं था, ये उस समय दुनिया की गिनी चुनी महिला लड़ाकू रेजिमेंटों में से एक थी। लक्ष्मी सहगल, जो सिंगापुर में एक डॉक्टर थीं, अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर आईएनए में शामिल हुईं। उन्होंने न सिर्फ महिलाओं को सेना में भर्ती किया, बल्कि उन्हें ट्रेनिंग दी और लड़ाई के मैदान में उनका नेतृत्व भी किया। ये लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐसा कदम था जिसकी उस वक्त कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। बिल्कुल। और युद्ध के बाद भी वो रुकी नहीं। कानपुर आकर उन्होंने गरीबों के लिए क्लिनिक खोला और अपनी आखिरी सांस तक उनकी सेवा करती रहीं। हाँ, और 2002 में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव भी लड़ा। उनका जीवन संघर्ष और सेवा का एक अद्भुत संगम था। तो अगर हम इन सभी कहानियों को जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। आजादी की लड़ाई सिर्फ कुछ प्रसिद्ध पुरुषों का आंदोलन नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने एक रानी और एक बेगम की बात की, जिन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया। एक कवयित्री के बारे में जाना, जिसने अपने शब्दों से क्रांति की। एक समाज सुधारक को देखा, जिसने विदेश से आवाज उठाई। और एक गुप्त रेडियो ऑपरेटर और एक महिला कमांडर को भी। ये दिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका कितनी विविध और कितनी गहरी थी। ये एक बहुआयामी प्रयास था, जिसमें महिलाओं ने हर मोर्चे पर नेतृत्व किया। उन्होंने लड़ाई के तरीकों को नया रूप दिया। जब कमला नेहरू महिलाओं को धरने पर ले गईं, तो उन्होंने विरोध को घरों के अंदर पहुंचा दिया। सही बात है।
जब उषा मेहता ने रेडियो चलाया तो उन्होंने सूचना को हथियार बना दिया, और जब लक्ष्मी सहगल ने यूनिफॉर्म पहनी तो उन्होंने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ दिया। बिल्कुल। उनकी भागीदारी के बिना स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप शायद कुछ और ही होता। इन सभी योगदानों को जानने के बाद ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हमारे अपने शहरों और कस्बों में कितनी ऐसी कहानियां दबी पड़ी होंगी उन महिलाओं की जिन्होंने इतिहास तो बनाया, पर जिनके नाम शायद इतिहास की किताबों में कभी दर्ज नहीं हो सके।